गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा। डेट है आज की 28 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। सबसे पहली खबर है हमारी एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। देखते हैं किस बारे में है। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 किसने शुरू की है? इसमें 3 एजेंसी इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्लस IIT BHU एंड इंडियन गवर्नमेंट। इन तीनों के कोलैबोरेशन से एक हैकाथॉन बनाई गई है या फिर लॉन्च की गई है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023। उपभोक्ता मामलों के विभाग IIT BHU और भारत सरकार ने साथ मिलकर डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन 2023 मिलकर लॉन्च किया। आखिर डार्क पैटर्न होते क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी हम लोग कोई गूगल वगैरह पे या कहीं भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कुछ पॉपअप्स, कुछ एड्स वगैरह आ रहे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि ये ऑन हो, लेकिन फिर भी हमारे एक क्लिक करने पर ही या बिना क्लिक करे भी वो ऑन हो जाते हैं बिना हमारी मर्जी के। तो उनको बोलते हैं डार्क पैटर्न, जिनको कुछ कंपनियां अपना प्रचार करने के लिए बनाती हैं। उसी बारे में ये खबर है, उसकी रोकथाम के लिए। आगे देखते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव टू कर्व डार्क पैटर्न्स ऑन ई-कॉमर्स साइट्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे भी आप इस तरह के पॉपअप देखते हैं। तो उनको कर्व करने के लिए या उनसे छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, किसके द्वारा? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्योंकि ई कॉमर्स का मामला है तो कौन देखेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। डार्क पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। डार्क पैटर्न आर अनएथिकल इंटरैक्शंस बाय यूजर इंटरफेस आर डिजाइन्ड टू mislead or trick users to make them do something they don't want to do. Example, making ads appear as news or other information, auto playing videos pop up। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, हम लोग गूगल वगैरह ऑन करते हैं, उसमें हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली वीडियो चलने लग जाती है, या फिर कुछ हमें एड्स दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी न्यूज़ के बारे में है, लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं तो फिर वो फेक होते हैं। उनकी रोकथाम के लिए ये हैकाथॉन चलाया गया है। डार्क पैटर्न यूजर इंटरफेस के माध्यम से अनैतिक इंटरेक्शंस हैं जो यूजर्स को भ्रमित या ऐसा कुछ करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जो वे नहीं करना चाहते। यानी कि यूजर्स ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि कुछ वो ऐसी कंडीशंस रखवा देते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ता है, या फिर कभी कभी हम जानकारी के अभाव में भी उन पर क्लिक कर देते हैं। उदाहरण, झूठे विज्ञापन दिखाना, स्वतः चालित वीडियो, पॉपअप एक्सेट्रा। अमोल मजूमदार जी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। देखते हैं क्या खबर है इनके बारे में। Recently, BCCI appointed Amol Majumdar for the position of head coach of Indian women's cricket team। यानी कि इन्हें जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच बनाया गया है। किसको? अमोल मजूमदार जी को। अगर हम इनकी बात करें, अमोल मजूमदार जी की, तो कौन है ये? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हु प्रीवियसली प्लेड फॉर द मुंबई एंड असम। BCCI को देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, नेशनल गवर्निंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आगे देखते हैं, नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। यानी कि अलग अलग देशों की अपनी अपनी गवर्निंग बॉडी होती हैं क्रिकेट को देखने के लिए। तो इंडिया में कौन सी है? वो BCCI। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वो क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया में BCCI। अगर BCCI की बात करें तो ये पूरे विश्व में सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है किसी देश का, हमारा BCCI। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1928 में। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट रोजर बिनी। ये रहे आपके अमोल जी।
विक्रम 1। कुछ वक्त पहले खबर आई थी विक्रम एस के बारे में, उसी की तरफ से बनाया गया है विक्रम 1। देख लेते हैं। रिसेंटली एन इंडियन फर्म स्काईरूट एरोस्पेस अनवील्ड इट्स इंडिजीनियसली बिल्ड विक्रम 1 रॉकेट। क्या है ये? एक रॉकेट है। किसने बनाया है? एक निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी ने। कंपनी का नाम क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1। हाल ही में एक भारतीय फर्म स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने स्वदेशी निर्मित विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया। आपको कंपनी का नाम याद रखना है, आपको रॉकेट का नाम याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, विक्रम 1 एन ऑल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट विच लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, यानी कि एक ऑर्बिट के अंदर कई सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। ये तो इसकी विशेषता रही। अगर हम स्काईरूट एरोस्पेस की बात करें तो इट इज द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी विच लॉन्च इट्स प्राइवेट रॉकेट नेम विक्रम एस। तो ये पूरे भारत में ऐसी पहली कंपनी बनी थी जिसने अपना कोई प्राइवेट रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इससे पहले ये काम इसरो करता था। कौन सी कंपनी पहली बनी थी इंडिया में? स्काईरूट एरोस्पेस। और उस रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस। दूसरा कौन सा बनाया गया उसी की तर्ज पर? विक्रम 1। या तो विक्रम सीरीज के कितने रॉकेट अभी तक लॉन्च हो चुके हैं? एक विक्रम एस एंड सेकेंड विक्रम 1, 2 रॉकेट। ये विक्रम 1 सरस आजीविका फेयर या सरस आजीविका मेला 2023। रिसेंटली सरस लाइवलीहुड फेयर 2023 स्टार्टेड इन गुरुग्राम इन हरियाणा। हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम हरियाणा में शुरू हुआ। कब से कब तक चलेगा ये? परसों के दिन यानी कि 26 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है। और कब तक चलेगा? 11 नवंबर तक, दिवाली से पहले तक। इनिशिएटेड बाय दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो हमारा NRLN है, उस मिशन के तहत ये मेला हर साल लगाया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री है इसके रिगार्डिंग? आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इससे आप गैस कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर वुमेन इनटू देयर ओन इंस्टीट्यूशंस लाइक SHG, यानी कि SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, एंड इंश्योर देयर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह या इसी प्रकार के अन्य समूहों के द्वारा वित्तीय समावेशन और आजीविका सहायता को सुनिश्चित करना। आखिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या है? तो ऐसा होता है कि मान लीजिए गांव में एक महिला है, उसके पास संसाधनों की शायद कमी होगी, कुछ कम रुपए होंगे, मान लीजिए वो कुछ काम करना चाहती है, उसमें पैसे लग रहे हैं 10,000। कितने पैसे लग रहे हैं? 10,000। लेकिन उसके पास फंडिंग अवेलेबल है सिर्फ 1,000 की। लेकिन अगर उसी की तरह मान लीजिए कुछ गांव की और महिलाएं भी हैं जो ये काम करना शुरू करना चाहती हैं, और अगर उन सबका मिल करके पैसा 10,000 का अमाउंट हो जाता है, तो वो जितनी मान लीजिए 5 महिलाएं या 6 महिलाएं, उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बना लिया और अपनी अपनी फंडिंग कलेक्ट कर ली अपने पार्टनरशिप के हिसाब से, और फिर उन्होंने वो बिजनेस शुरू किया। तो इससे क्या होगा? एक तो उनको लेबर जो फोर्स होगी उसमें हेल्प मिलेगी, दूसरे उसके अलावा जो उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम थी उसमें उनको हेल्प मिलेगी, और वो अपना कुछ नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये सरस आजीविका मेला लगाया जाता है। इसमें अलग अलग महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से या इंडिविजुअली वहाँ पर आकर के अपना जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको अपना फेयर में लगा सकती हैं, और उनसे अपना कुछ दिया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि उनका हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन हो सकता है।
जामरानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो ये एक डैम बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, उसके बारे में खबर है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट गिव द अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ जामरानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अंडर दी PMKSY, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये कहाँ का डैम का प्रोजेक्ट है? उत्तराखंड का। खबर क्या है इसको लेकर के कि इसको जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंदर इसका समावेशन कर लिया गया है, उसके अंदर इसका इंक्लूजन कर लिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने PMKSY यानी कि PM कृषि सिंचाई योजना के तहत जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने को मंजूरी दी है। जमरानी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। एक रिवर है गोला रिवर, और ये गोला रिवर ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा रिवर, रामगंगा रिवर। अगर बात करें सिलेक्शन अड्डा की टीम की, तो हम लोग यहाँ जहाँ से हम लोग हैं बरेली से, तो हमारे बरेली में भी रामगंगा रिवर फ्लो करती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है ये गोला रिवर। उसी पर बनाया जा रहा है जमरानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। गोला रिवर की बात करें, ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा रिवर, PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, कब शुरू हुई थी ये? 2015-16 में। इसका मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, या फिर जो इरिगेशन सिस्टम का जो पोटेंशियल है उसको अनवील करना इंडिया में। नोडल मिनिस्ट्री नॉर्मल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, क्योंकि अगर सिंचाई से संबंधित कोई मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर देखेंगे, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से कंफ्यूज मत करिएगा। अगर जो नई नई स्कीम आती रहती हैं, एक आया था टपक सिंचाई योजना, जिसमें वो हैंडपंप लगाते हैं उस टाइप की, कि उनसे एक पेड़ को पानी मिलता है टपक सिंचाई टपक पद्धति के द्वारा, तो वो हुई। या फिर नई नई और जो स्कीम्स आती रहती है सिंचाई के तहत, वो इसी योजना के अंतर्गत आती हैं। मेरा पिक थोड़ी धुंधली है, लेकिन जमरानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आदि महोत्सव, आदि नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आदि मतलब कहीं से कहीं हम रिलेट कर सकते हैं इनको आदिवासी समुदाय जो हमारे भारत में है उनसे। क्या है ये खबर? रिसेंटली यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट आदि महोत्सव इन अहमदाबाद, गुजरात। तो ये एक महोत्सव है जो ट्राइबल लोग होते हैं, उन ट्राइबल मिनिस्ट्री होती है, उसके द्वारा हर साल चलाया जाता है। क्या होता है इस महोत्सव में? ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री एंड ट्राइफेड का ये संयुक्त उपक्रम है। अगर टाइमलाइन की बात करें इसकी, तो 25 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग ट्राइबल कल्चर टू अ नेशनल ऑडियंस, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से कुछ कटे रहते हैं, तो उनका ये जो आदि महोत्सव है, इसका मकसद क्या है कि जो अलग रहने वाले आदिवासी लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, और जो हम जैसे लोग हैं नॉर्मल लोग हैं उनसे, नॉर्मल नहीं कह सकती मैं, नॉर्मल तो ये भी है, मतलब जो मुख्य धारा के लोग हैं उनसे उनको कनेक्ट करना। इसलिए आदि महोत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? जनजातीय मंत्रालय या ट्राइबल मिनिस्ट्री। आदिवासी समुदाय के लोगों को राष्ट्र के आम लोगों के साथ मुख्य धारा में लाना। कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड इन 2017 में स्टार्ट हुआ था। नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी, ये बात आई थिंक ट्राइफेड की हो रही है, ट्राइफेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है ये, क्योंकि जितने भी जनजातीय विभाग जनजातीय लोगों को लेकर के जितने भी नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको मिनिस्टर यही करती है, ट्राइफेड। क्या है ये? नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। किसके अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर दी मल्टी स्टेट
कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 के अंतर्गत 1984 में ये बनाई गई थी। उस समय अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, उस टाइम ये इंटीग्रेटेड थी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के साथ में, और इसके बाद इसको अलग किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। उसके बाद ट्राइफेड को किसके अंदर लाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत। पेंट ब्रश विथ बटरफ्लाई, हाल ही में एक बटरफ्लाई खोजी गई है हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में खबर है। रिसेंटली पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई इज फोटोग्राफ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की खोज की गई है पहली बार, उसके बारे में खबर है। दिस स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इज रेयर इन वेस्टर्न हिमालयाज। कहने का मतलब ये है कि यह स्पीसीज वेस्टर्न हिमालयाज में दुर्लभ रूप से यानी कि कभी कभार बहुत कम देखने को मिलती है। अगर बात करें इस बटरफ्लाई की तो इसकी फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? हेस्पेरिडी फैमिली से बिलोंग करती है ये। दिस इज द स्पीसीज हैज नेवर बीन फोटोग्राफ्ड इन हिमाचल प्रदेश सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1878, यानी कि 1878 में जब इस बटरफ्लाई की हिमाचल प्रदेश में डिस्कवरी की गई थी, उसके बाद से ऐसा पहली बार है जब इसको दोबारा से फोटोग्राफ किया गया है। मतलब उसके बाद पहली बार ये मिली है और इसको अब रजिस्टर किया गया है। अठारह में इसकी खोज के बाद यह तितली हिमाचल प्रदेश में दोबारा कभी नहीं देखी गई, अब देखी गई है, अब इसको दोबारा फोटोग्राफ किया गया है। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पर मिलता है? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व भारत में, सेंट्रल मध्य भारत और साउथ इंडिया दक्षिण भारत में। कंजर्वेशन स्टेटस बिल्कुल है इसका। शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि जो भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके जो चौथी सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। ये रही बटरफ्लाई। एक बहुत ही कंसर्न वाली खबर है ये। लेड कैडमियम इन चॉकलेट, चॉकलेट जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं उनके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाली बात है ये। In a recent study, consumer reports found alarming level of lead and cadmium in a third of the chocolate products. हुआ ऐसा था, ये जो संस्था है कंज्यूमर रिपोर्ट, इसने कुछ चॉकलेट्स को टेस्ट किया, उसमें उसने ये पाया कि उसमें से हर तीसरी चॉकलेट में लेड और कैडमियम की बहुत ज़्यादा यानी कि अलार्मिंग लेवल की मात्रा पाई गई है, जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि चॉकलेट का देखते हैं हम लोग, या तो बच्चे या फिर कम एज के लोग ही करते हैं, तो उनके लिए एक कंसर्न की बात है। हाल के अध्ययनों में कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने चॉकलेट के हर तीसरे उत्पाद में एक हानिकारक स्तर पर सीसा और कैडमियम की मात्रा पाई। अगर कंज्यूमर रिपोर्ट, जिसने ये रिपोर्ट दी है, उसकी बात करें तो ये क्या है? ये यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट कंज्यूमर ग्रुप। कहाँ का ग्रुप है ये? यूएस का नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर लाभकारी संस्था है, उपभोक्ता संस्था है ये। कंसर्न्स, अगर ये लेड और कैडमियम की बात करें हम लोग, लेड एंड कैडमियम, तो ये दोनों आती हैं हैवी मेटल्स के अंतर्गत। हैवी मेटल्स, और हैवी मेटल्स के हमारे बॉडी में जाने से उनसे क्या हमारे लिए नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। क्या हो सकता है? किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, कैंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स,
रिप्रोडक्शन टॉक्सिसिटी, मेंटल इलनेस, तो इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप सभी से ये अपील है कि आगे से कभी भी चॉकलेट बच्चों को दी जाए थोड़ा संभल कर, खबरों को देखते हुए। तो ये था आज का करंट अफेयर मेरी तरफ से। बाकी कल हम लोग कल नहीं सॉरी कल आपका आज आपका पेपर है, आज और कल पैट का उसको अच्छे से दीजिए। मंडे को हम लोग फिर से मिलते हैं सुबह 8 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।